नमस्कार। आप सभी का बैक बेंचर्स के छठे अध्याय में स्वागत है। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, बहुत छोटा सा विषय है। शब्द है चिंतन। हम किसी की बातों को सुनते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इन दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा एक रिक्त स्थान होता है जिसमें आता है चिंतन। हमने सुना, हमने उस पर चिंतन किया, उसका विश्लेषण किया और उसके बाद हमने अपनी प्रतिक्रिया दी। यह जो बीच का हिस्सा है आज पूरे समाज से गायब है। हम जब एक शिक्षक के तौर पर जब हम अपने बच्चों को कुछ सिखाएं, एक माता पिता के तौर पर जब हम अपने बच्चों को कुछ सिखाएं, तो उन्हें ये बीच की रिक्तता ये उनके विचारों में ना आने दें। जरूरी है कि ये चिंतन, ये विश्लेषण उन्हें आना चाहिए, क्योंकि आज पूरी दुनिया में जो चल रहा है, विशेष रूप से पूरी दुनिया की बात करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने देश की बात करें तो सब जगह, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सबसे आसान जरिया है लोगों तक पहुंचने का, और जो लोग कह रहे हैं उसमें 90% आधा सच है। यह आधा सच हमारे समाज के लिए, हमारे खुद के भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना खतरनाक है। आज मैं उसी विषय पर बात करने जा रहा हूं और मेरी बात बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल तय कर लिया है कि मैं राजनीति के विषय में अपने इस चैनल पर बात नहीं करना चाहता। राजनीति और धर्म से मैं दूर रहना चाहता हूं। मेरी बात बच्चों को लेकर है, मेरी बात समाज को लेकर है। समाज की अपनी समस्याएं हैं, बच्चों की अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर समाज की बागडोर अपने हाथ में संभालेंगे। पहले एक काम करते हैं, ये वीडियो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने भारत देश को एड्रेस किया है एज मुल्क। मुल्क इज अ उर्दू वर्ड और हम एक हिंदू काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वाले देश में रहते हैं जहां पे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। अब आपने इस वीडियो में देखा होगा कि ये महोदया अपनी पूरी बात कह रही हैं और इनका गुस्सा इस बात पर है, इन्हें क्रोध इस बात पर आता है कि शबाना आजमी ने कहीं पर कोई एक बात कही। राजनीतिक बात को जाने दीजिए, जो भी हो, उसमें इन्होंने कहा कि यह मुल्क नहीं है, यह देश है। हो सकता है मैं इनकी बात मान भी लेता, पर क्यों मान लूं? ये क्यों शब्द तो आना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास अपना दिमाग है, मेरे पास अपनी चिंतन है, मैं अपने किसी भी बात का विश्लेषण कर सकता हूं। मेरे गुरुजनों ने मुझे उतनी बुद्धि दी है। मुल्क शब्द उर्दू का अगर है, इन्हें आपत्ति है, यह देश है, लेकिन इन्हें अंग्रेजी से आपत्ति नहीं है जो हम पर थोप दी गई। इनका पूरा भाषण इंग्लिश में है। 70% शब्दों का इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया, इन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन इन्हें मुल्क से बड़ी आपत्ति है। आप समझ पा रहे हैं किस दिशा में बात जा रही है? पहले धर्म, जाति, स्तर, अब भाषा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात इतनी सहज, इतनी सरल नहीं है। हमारे बच्चों के भविष्य को एक दूसरी आग में धकेलने की तैयारी है। भाषा किसी के बाप की पपौती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इन महोदया को एक चीज नहीं पता, एक बात इन्हें पता नहीं है, क्योंकि इन जैसे जो पढ़े लिखे जाहिल हैं, इन लोगों की वजह से हमारे समाज में जो नफरत की आंधी चली है, अगर उसे अब ना रोका गया तो हम तो शायद न रहें, हमारे आने वाली पीढ़ी उसी आंच में तपेगी। यह ध्यान रखिएगा। इन महोदया को शायद यह भी नहीं मालूम कि उर्दू का जन्म भारतवर्ष में हुआ। यह अकेला देश ऐसा है जो विदेशी आक्रांता कह लीजिए, या आप यात्री कह लीजिए, या आप साहित्यकार कह लीजिए, या आप साधु संत कह लीजिए, जो भी बाहर से आए और आने के बाद भारत में बसे, उनको लेकर हमने अपनी संस्कृति की एक संरचना तैयार की। हमारी जो समृद्ध संस्कृति है उसकी समृद्धता इसमें भी देखी जाती है। कोई देश इस तरह एक भाषा को जन्म नहीं दे पाता। उर्दू भारत में जन्मी है। दूसरा वीडियो देखिए।
एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मैं किसी भाषा के प्रति सम्मान या असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, एक तथ्य सामने रखना चाहता हूं। अंग्रेजी भाषा में केवल 5 वॉवेल हैं, AEIOU, केवल 5 वॉवेल, और मात्रा पाई जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए इसमें साइलेंट का भी प्रॉब्लम है और एक्सेंट का भी प्रॉब्लम है। एक कश्मीरी और पंजाबी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक बिहारी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक तमिल और केरलाई जिस एक्सेंट में बोलता है, उसमें भारी अंतर है। मगर जिन लैंग्वेजेस की फोनेटिक्स डाइवर्सिफाइड है, अब जैसे उसमें मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं, संस्कृत। आप वैष्णो देवी के मंदिर जाइए या तिरुपति बालाजी के मंदिर, काशी विश्वनाथ या कामाख्या, जब पुजारी मंत्र बोलना शुरू करता है, एक्सेंट में कभी डिफरेंस देखा है? वो भी तो उसी इलाके के हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज की फोनेटिक्स डेवलप्ड है, साइंटिफिक है। उदाहरण के लिए, आप सब ने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, हिंदी में कहते हैं ना, काखा गाघा अंगा। का जब बोलते हैं तो जबान कहां लगती है? फिर खा में और पीछे, गा में और पीछे, घा में और पीछे। जब अंगा बोलते हैं तो गले से निकलता है। द एंटायर फोनेटिक्स इज डिजाइंड एज पर द कंटूर ऑफ योर वोकल कार्ड। ये सज्जन किसी एक दल के बहुत प्रखर वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करने में माहिर। किस विषय पर बात कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन यह वीडियो खूब चला, लोगों ने खूब देखा, मैंने भी देखा। और देखने के बाद जब मैंने इसका विश्लेषण किया तो मुझे 3 बातें इसमें दिखाई दी। इसमें जो ये 3 बातें थी, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और सबसे पहले तो मुझे यह लगा कि यह बात इन्होंने कही क्यों, मकसद क्या है, उस मकसद को खोजना जरूरी है। यदि आप बात कर रहे हैं अपने भाषण में कि हमारी जो पुरातन परंपराएं हैं वो आज कितनी सार्थक है, किस तरह से लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है बिल्कुल 100 बार मानी जाएगी वो बात। लेकिन उस बीच में भाषा को खींच कर लाना, अब भाषा में भी देखिए 3 तरह की बातें कही। बड़े विद्वान आदमी हैं, इनका जब आए होंगे बोलने, और इतनी बड़ी सभा और जहां पर इतने बड़े विद्वान लोग बैठे होंगे, जहां उनकी एक एक बात पर तालियां बज रही थी, 3 बातें समझ में आई। पहला, एक उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाएं वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक भाषाएं हैं। बिल्कुल सही है, यह अकाट्य सत्य है कि हमारी भारतीय भाषाएं वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक भाषाएं हैं और सबसे समृद्ध भाषाएं हैं। अब उन्होंने दूसरी बात कही कि साहब देखिए, हमारे यहां क आगे से बोला जाता है, ख उसके पीछे से, ग उसके पीछे से, घ उसके पीछे से, सबका स्थान निर्धारित है। तो मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अपना भाषण लिखा तो भी आपका जो गृह कार्य था, होमवर्क, ठीक से नहीं हुआ। और यदि आपका भाषण आपके जो चाहने वाले उन्होंने लिखा, तो उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने आपको पकड़ा दिया कि इससे तिल्ली जल सकती है। क व्याकरण में कंठ होता है, पूरा क वर्ग कंठ होता है, यानी कंठ यानी गला, गले से क वर्ग बोला जाता है। और जब क वर्ग गले से बोला जाता है, पहला अक्षर क है, तो आप कहते हैं उसके बाद तो क गले से हमारा, दिस इज द लास्ट वोकल कॉर्ड, अंतिम स्वर तंत्र है ये। तो उसके बाद कहां कहां कहां, तो घ कहां से बोल रहे हैं आप? मुझे तो समझ में नहीं आया कि घ कहां से निकलेगा। क ख ग घ सभी कंठ है, एक ही स्थान से बोला जाता है। हमारे 5 स्वर तंत्रियां जो हैं उनके अलग अलग स्थान हैं, कंठ, मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य, और उसी में सारी पूरे के पूरे वर्ण हैं। और लोग आपकी बातों पर तालियां बजा रहे हैं, यानी जो लोग तालियां बजा रहे हैं या तो वो अपनी मूर्खता पर तालियां बजा रहे थे या फिर अंडरस्टूड है, आपको समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दूसरी बात कही, एक गाना उठा लिया इन्होंने गुलामी फिल्म का, और उसमें गाना उठाकर ये कहते हैं कि साहब उसमें से वो जिहाल मुस्की मुकुन वरंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है,
सुनाई देती है जिसकी धड़कन हमारा दिल या तुम्हारा दिल है, कि साहब इसमें दिल के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आया। इतनी सशक्त उर्दू। तो मान्यवर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत की 80% जनता अपने जो राष्ट्रगीत है उसका अर्थ नहीं जानती, क्योंकि वो संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिखा गया और संस्कृत का ही है, आप सीधे सीधे मानिए, ये कड़वा सच है। और जो ये बड़े बड़े प्रवक्ता बैठते हैं, इनको राष्ट्रगीत नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने ये बात कही, बड़े अच्छे वक्ता हैं, दुनिया सुनने आती है, तो क्यों आपने ये नहीं बताया कि ये जो गीत है गुलामी फिल्म का, ये जो गीत अमीर खुसरो द्वारा लिखा हुआ एक गीत है। जिहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा न दारा में जा, न लेहू काहे लगाए छतियां, चुशम में सोजा जो जर्रा हैरा, हमेशा गिरिया बइश्क आमा, न नींद नैना न अंग चैना, न आप ही आवे न भेजे पतिया, यकायक अज दिल बसत फरेबम, बबुर्द चश्मश करार तस्की, किसे पड़ी है जो जा सुनाए, प्यारे पी की हमारी बतियां। ये जो, अगर आपने ध्यान दिया होगा, इसमें पहली दो पंक्तियां, इस पूरे बंद में पहली दो पंक्तियां फारसी की हैं और अंतिम दो पंक्तियां अवधी की। अलाउद्दीन खिलजी का जमाना याद कीजिए। उस समय अमीर खुसरो अगर ये लिख रहे थे, जो गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा प्रमाण है, इनका तो गर्दन उड़ा देनी चाहिए थी, सर कलम कर देते अलाउद्दीन खिलजी। साहित्य की कोई सीमा नहीं होती, वो भाषाओं में नहीं बनता, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित नहीं होता, और जो राजनीति से प्रेरित होता है वो कालजयी रचनाएं नहीं करता। सत्ता के लिए लिखने वाला कभी भी कालजयी रचनाएं नहीं कर सकता। इसी कारण आज अलाउद्दीन खिलजी का समय याद कर लीजिए, और आज का समय है कि मैं बैठ के आपको यह बता रहा हूं। तीसरी बात पे आते हैं इनकी। तीसरी बात यह कहते हैं कि साहब हिंदी के गीत उस समय लिखे ही नहीं गए, उर्दू इतनी हावी थी हमारे ऊपर। हिंदी के गीत का किसके लिए लिखे जाते थे? विलेन और कॉमेडियन। इतनी अच्छी हिंदी तो जानते हैं आप, दो शब्द और लेकर आ जाते हैं। विलेन को खलनायक कहते हैं और कॉमेडियन को विदूषक कहते हैं। आप सोच के देखिए, ये आधा सच, आधा जो आपके सामने आधा सच रखा गया है, इस आधे सच के आगे का सच वो जानना कितना जरूरी है, क्योंकि ये लोग उस आधे सच के आगे का जो अंधकार है वही आपको मिलेगा। आधा सच तो इन्होंने बताया सिर्फ। उस अंधकार से अपने बच्चों को बचाइए, उस विश्लेषण करने की ताकत दीजिए, क्योंकि इसके आगे का सच मैं बताता हूं आपको कि कितना बड़ा यह आधा सच, यानी यह झूठ से भी भयंकर है। पता नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ हिंदी फिल्में देखी हैं, तो हिंदी फिल्में अगर देखी हैं तो थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए था। बहुत सुंदर गीत 5-6 आपको दे देता हूं, जानकारी ले लीजिएगा, अगली बार कहीं भाषण दे तो इनका प्रयोग कर लीजिएगा, और ऐसी बातें आधे सच में जोड़ लीजिएगा तो वो पूरा सच बन जाएंगी। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। विदूषक नहीं थे, खलनायक नहीं थे, देवानंद मुमताज। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। अंतरा सुनाता हूं बड़ा खूबसूरत। दुख मेरा दूल्हा है बिरहा है डोली, आंसू की साड़ी है आहों की चोली, आग में पीऊं रे जैसे हो पानी, नारी दीवानी है पीड़ा की रानी। खूबसूरत शब्द, नीरज जी का लिखा हुआ बेहतरीन गीत। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। अब इस गाने पर ना बंद करवा दीजिएगा। आगे सुनिए, बहुत सुंदर। मीना कुमारी, अपने जमाने की सुपर एक्ट्रेस। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तुम अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। पूरा गाना सुन लीजिएगा, हिंदी का है। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। बहुत बेहतरीन गाना है, सुनिएगा।
सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सोना। चली गोरी पी के मिलन को चली, नैना बावरिया मन में सावरिया। राह चलत मछली मछली, चली गोरी पी के मिलन को चली। तू है मेरा प्रेम देवता, बेहतरीन हिंदी के संस्कृतनिष्ठ शब्दों का गीत। तू है मेरा प्रेम देवता, अंतर्घट तक प्यासी हूं मैं, मन की प्यास बुझाने आई। इन चरणों की दासी हूं मैं। तू है मेरा प्रेम देवता, इन चरणों की दासी हूं मैं, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर्घट तक प्यासी हूं मैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, यूसुफ साहब ने गाया है। गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मायरी, बेहतरीन मदन मोहन साहब का बहुत ही खूबसूरत गीत, मायरी मैं कासे कहूं पीर अपने पिया की। आगे मोरा गोरा रंग ले ले, गुलजार साहब ने लिखा था, मोरा गोरा रंग ले ले मोह श्याम रंग दे दे। एक बार इन सब गानों को सुनना बहुत जरूरी है। 70 के दशक का गीत है, शशि कपूर और जीनत अमान। चंचल शीतल निर्मल कोमल, संगीत की देवी स्वर सजनी, हिंदी का एक सुंदर अंत में एक गाना बताता हूं। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूं, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूं। मेरे ख्याल से यह हिंदी है। और ऐसे एक नहीं, ढूंढने जाएंगे तो आपको सैकड़ों गीत मिलेंगे। उन्होंने कहा 50-60 के दशक, ऐसा नहीं है। 50, 60, 70 के दशक में हिंदी के गीत लिखे गए, अच्छी हिंदी के गीत लिखे गए। और अगर उर्दू में गीत भी लिखे गए हैं, उर्दू भाषा में भी गीत लिखे गए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, एक भाषा के अध्यापक होने के नाते, कि भारतवर्ष के अंदर हर व्यक्ति विशुद्ध हिंदी नहीं बोलता, उर्दू मिश्रित हिंदी बोलता है, क्योंकि वो हमारी भाषा है, वो हमारे देश में जन्मी है, वो हमारे बीच में उसका पालन पोषण हुआ है। हमें ना थोपी गई हमारे ऊपर, ना हमने उधार में ली है। अंग्रेजी बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सज्जन इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, ये लोग तब नहीं बोलते जब एक हिंदी अध्यापक को अपनी नौकरी के लिए अंग्रेजी में इंटरव्यू देना पड़ता है। इंग्लिश नॉलेज इज कंपलसरी, लिखा रहता है। यदि आप हिंदी में साक्षात्कार देने जाते हैं तो तनख्वाह मिलेगी 20,000 रुपए, 5,000 रुपए, 30,000 रुपए। लेकिन वही इंटरव्यू अगर आप अंग्रेजी में देते हैं तो आपको तनख्वाह मिलेगी 1 लाख रुपए। यह फर्क है, इस चीज को समझिए। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं। बात विद्यार्थियों की, बात बच्चों की कहनी तो पड़ेगी, क्योंकि हम यदि चुप रहे एक अध्यापक के तौर पर, तो यह तय है कि आने वाली पीढ़ी जब पलट कर देखेगी, हमारे लिए माफी नहीं, क्षमा नहीं है। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।